जी. आणि आपण ज्यासाठी इथं आतुरतेने आला आहात आणि ज्या कार्यक्रमाच्या प्रतीक्षेत आहात, आजचे वक्ते श्री राजीवजी दीक्षित यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजचं आपलं व्याख्यान सुरू करावं. लाइव चालू है ना, सेंटर तत्पूर्वी एक अनाउंसमेंट है कि नागरिक बंधुओं, इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री शास्त्री जी, मेरे सहयोगी श्री केतन भाई, राजकुमार भाई बरड़िया, संदीप वैद्य और यहाँ की पशुधन बचाओ समिति के सभी माननीय सम्माननीय सहयोगियों, मैं आपके शहर सोलापुर के लिए नया नहीं हूं, बहुत बार मैं यहाँ पर आया हूं, लेकिन आज आपसे एक विशेष संदर्भ में संवाद करने आया हूं. मैं महात्मा गांधी के गांव से महात्मा गांधी का संदेश लेके आया हूं. महात्मा गांधी का गांव सेवाग्राम है, वर्धा जिले में, मैं वहीं रहता हूं. गांधी जी का आश्रम मेरा निवास स्थान है. वहां से एक संदेश लेकर विशेष संदर्भ में आया हूं. वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने गांधी जी को एक मुलाकात लिया, भेंट किया. ये घटना है सन 1946 की और महीना था दिसंबर का. गांधी जी को माउंटबेटन ने एक प्रश्न पूछा, बहुत गंभीर प्रश्न था. उसने कहा कि बापू, अभी भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत में? अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे? मान लो कि हम सब चले गए अंग्रेज, अब आप बताएं कि क्या करेंगे? राजकारण ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, भारत के नेताओं को जो नैतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, खेती व्यवस्था में काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? गांधी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नोक से भारत के सब कत्ल खाने बंद कराऊंगा सबसे पहले. माउंटबेटन को बहुत आश्चर्य हुआ. उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या उत्तर दिया है इन्होंने. उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांधी जी से मिलेगा. उसने फिर प्रश्न किया, बापू, कत्ल खानों की जो समस्या है भारत में, इससे भी ज्यादा बड़ी कई समस्याएं, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, भूखमरी की है. भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, वो एक बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है. तो आप इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर, और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगभग तय हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था. और गांधी जी ने घोषणा कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, माने मैं पहले मरूंगा बाद में पाकिस्तान बनेगा. तो माउंटबेटन ने फिर प्रश्न दोहराया अपना कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भारत में हैं, उनको छोड़कर आप ये कत्ल खाने बंद कराएंगे, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है. गांधी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया. उन्होंने कहा, देखो माउंटबेटन, मेरे लिए भारत में कत्ल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्या है. और अगर अंग्रेज ये कहें, अंग्रेजों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज ये कहें कि भारत की आजादी और कत्ल खानों के बंद होने के दोनों में से गांधी जी कोई चुनाव करें, तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कत्ल खाने बंद करा दो, तो मेरा चुनाव होगा कि कत्ल खाने पहले बंद होने चाहिए, आजादी बाद में आ जाएगी. फिर माउंटबेटन ने आखिरी बार एक और बात पूछ लिया
कि आपको ऐसा लगता है क्या बापू, ये कत्ल खानों के बंद हो जाने से भारत की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो गांधी जी ने कहा, देखो, सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन कत्ल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा। और जब तक ये कत्ल खाने चलेंगे, भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये बात गांधी जी और माउंटबेटन के बीच की है। बाद में माउंटबेटन ने कहा, ये मैं व्रत पत्र में दे दूं छापने के लिए? गांधी जी ने कहा, दे दो, और भारत से अच्छा है लंदन में दे दो। तो लंदन के कई अखबारों में गांधी जी की ये मुलाकात छपी। बाद में गांधी जी को इंटरव्यू लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से, और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांधी जी को पूछे। सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आजादी और पशुओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशुओं की रक्षा को पहले चुनूंगा, आजादी तो बाद में आती रहेगी, क्योंकि आजादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशुओं को बचाने का काम शुरू कर देना। इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांधी अब इस देश में जीवित नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सच्ची श्रद्धांजलि दें, तो उनके इस बात को याद करें कि गांधी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में। जो महात्मा गांधी कहते थे कि कलम की एक नोक से मैं सारे कत्ल खाने बंद करा दूंगा, वो महात्मा गांधी के विचार का क्या हुआ इस देश में? गांधी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद क्या हो गया इस देश में? उसके बाद इस देश में हो ये गया कि गांधी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया। मर नहीं गया, मार डाला गया। गांधी जी को सिर्फ फोटो में जिंदा रखा है, विचार के स्तर पर उनको संपूर्ण दफन कर दिया गया है। उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने पिछले 59 वर्षों में माना नहीं, दो को छोड़कर। एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरी थी श्री मोरारजी देसाई की। श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जरूर गांधी जी के विचार पर आधारित नीतियां बनाई थी और कार्यक्रम भी किए थे, और दूसरे एक प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने गांधी जी से ही दीक्षा ली थी, वो गांधी जी के ही शिष्य थे और बाद में संयोग से इस देश के 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। वो ऐसे ही बात करते थे जैसे गांधी जी करते थे। आपको मालूम है, मोरारजी देसाई ने गांधी जी से दीक्षा लेने के बाद एक कसम खाई थी कि मैं कभी भारत में किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आया तो आपकी इच्छा के अनुरूप सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। और आप जानते हैं, श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी लागू कराई थी। उनका दूसरा कदम था कि भारत में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो हो पाता तब तक उनकी सरकार गिरा दी गई। लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया, गुजरात में शराबबंदी कराई, वो आज तक लागू है। और उस शराबबंदी के प्रश्न पर बहुत सारे राज्यों में समय समय पर आंदोलन हुए हैं और उन्होंने समय समय पर कई बार सफलताएं पाई हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत हुआ, अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगह हुआ। दूसरा, गांधी जी के विचारों पर आधारित श्री मोरारजी देसाई ने एक काम और किया। गांधी जी कहते थे भारत को स्वदेशी स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों पर सबसे पहले पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा हमें विदेशी कंपनियां नहीं चाहिए। आपको याद होगा, कोका कोला पर पाबंदी लगाने वाले वो भारत के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे। 1977 में कोका कोला को नोटिस देकर हिंदुस्तान से भगाने वाले वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके बाद किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कोका कोला को इस देश से भगा सके। बाकी प्रधानमंत्रियों ने दरवाजा खोलकर उसको बुलाया जरूर, लेकिन मोरारजी देसाई ने भगाया। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो प्रधानमंत्री बनते ही गांधी जी की एक नीति का अनुसरण करके इस देश में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा लिया। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत देश में अमेरिका से गेहूं आयात होता था। लाल रंग का बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारतवासी खाते थे। अमेरिका के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया था PL 480, PL 480।
ये अमेरिका का एक कानून है, PL का माने पब्लिक लॉ 480, वो एक एग्रीमेंट था, उसके तहत अमेरिका से गेहूं भारत में आता था। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वो गेहूं लेना बंद किया था और उनका कहना था कि अमेरिका से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीद कर खाना उससे अच्छा है भूखे मर जाना। और जिस समय उन्होंने अमरीकी गेहूं खरीदना बंद किया था, उस समय भारत बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसा हुआ था। पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय में आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में होती है। कोई भी बड़ा फैसला करने की हिम्मत सामान्य रूप से प्रधानमंत्रियों में नहीं होती है, लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत किया और युद्ध के दौरान अमेरिका को कह दिया कि हमें आपका गेहूं नहीं लेना है। तो अमेरिका ने थोड़ी धमकी दिया था कि अगर आप हमारा गेहूं नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, हमें भूखे मरना आता है बनिस्बत की अपमान के साथ अमेरिका का गेहूं खाना। और उस समय जब गेहूं लेना बंद किया तो भारत में गेहूं की कमी हो गई। तो शास्त्री जी ने लाखों करोड़ों भारतवासियों को अपील किया कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दो, और करोड़ों भारतवासियों ने उनकी इस अपील का स्वागत किया और कोटि कोटि भारतवासियों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। अभी भी इस देश में लाखों भारतवासी हैं जो सोमवार को खाना नहीं खाते, क्योंकि शास्त्री जी ने सोमवार को ये कसम दिलाई थी। ये 2 प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हुए इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य दोनों का ये था कि किसी की भी सरकार 5 साल के लिए नहीं चली। शास्त्री जी की सरकार 5 साल नहीं चल पाई, मोरारजी देसाई की सरकार 5 साल नहीं चल पाई। जो ये दोनों 5 साल चल गए होते तो आज ये कत्लखानों का प्रश्न हमारे सामने नहीं होता। मोरारजी देसाई ने तय किया हुआ था कि वो 3 प्रश्नों को हल करेंगे, शराबबंदी का, कत्लखानों का और भारत देश में गरीबी बेरोजगारी का। लेकिन आप जानते हैं 22-23 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। शास्त्री जी की सरकार तो 18 महीने के बाद चली गई क्योंकि उनकी हत्या हो गई। वो गए थे ताशकंद एक समझौता करने पाकिस्तान से दोस्ती का, लेकिन वो जीवित वापस नहीं लौटे। तो ये 2 प्रधानमंत्रियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में गांधी जी के विचार को जीवित करने का और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अपने को महात्मा गांधी का सबसे अच्छा शिष्य बताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो गांधी जी के सपनों का 1% हिस्सा भी इस देश में पूरा नहीं किया। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में बहुत मतभेद था, लेकिन गांधी जी की ये महानता थी कि उन्होंने उस मतभेद को कभी जनता के सामने नहीं लाया। अगर जो ला दिया होता तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाते इस देश। 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांधी का एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। उन्होंने कहा कि मेरे और तुम्हारे विचार इतने विपरीत हैं कि मैं कभी कभी चाहता हूं कि जनता के सामने इनको खोल दूं ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू क्या है और मैं क्या हूं। तो नेहरू जी तुरंत गांधी जी के पास पहुंचे और कहने लगे, बापू ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का, अभी तो पहले आजादी लेनी है, आजादी आ जाए उसके बाद ये सोचेंगे। लेकिन आजादी आई, उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आए। नेहरू जी और गांधी जी में बहुत बड़े मतभेद थे, उसमें एक मतभेद ये कत्लखानों के प्रश्न पर भी था। दूसरा मतभेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर था। तीसरा मतभेद अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पर था। चौथा मतभेद भारत देश की गरीबी बेरोजगारी की जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के प्रश्न पर था। ऐसे बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन नेहरू जी थोड़े चालाक आदमी थे, ज्यादा चालाकी करते थे। होशियारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है। होशियार होना बहुत अच्छा माना जाता है, चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता। चालाकी क्या करते थे, जब ही देखा कि बापू नाराज हो रहे हैं अपने को विड्रॉ कर लेना, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना इनके आशीर्वाद के मेरा कोई इस देश में न भविष्य है न वर्तमान है। भूतकाल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते। वर्तमान और भविष्य गांधी जी ने उनको बना दिया क्योंकि उनके ऊपर हाथ रख दिया।
बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नेहरू को गांधी जी ने आगे बढ़ाया। ये बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पंडित जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। आपके सामने अभी संदीप भाई ने जब ये बात कही, पंडित नेहरू ने एक लाहौर में भाषण दिया था, एक कत्ल खाना खोला था अंग्रेजों की सरकार ने। अंग्रेजों की सरकार ने भारत में 250 साल के शासन में 350 कत्ल खाने खोले थे। सबसे पहला कत्ल खाना उन्होंने कलकत्ता में खोला था। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था। 1757 में जब उसने कलकत्ता को जीत लिया, तथाकथित रूप से जीत लिया, युद्ध के मैदान में नहीं, चालाकी के साथ, वो कहानी आप सब जानते हैं। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का राजा था और रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से भेजा गया था कि सिराजुद्दौला को पराजित करना है और बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करनी, अंग्रेजी राज्य की। अब मुश्किल ये थी कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे। 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते, ये रॉबर्ट क्लाइव जानता था। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की सेना में अपने कुछ एजेंट भेज दिए और उनसे कहा कि तुम पता करो कौन इसमें गद्दार है जो भारत से विद्रोह कर सकता है। सिराजुद्दौला के एजेंटों ने पूरी आर्मी में घूम के पता कर लिया कि सिराजुद्दौला का सेनापति ही है जो गद्दारी करने को तैयार है। अब किसी राजा का सेनापति जब राजा से और राज्य से गद्दारी करने को तैयार हो तो खतरनाक होता है। मीर जाफर नाम का एक सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव से एक समझौता कर लिया। समझौता ये कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन नकली, असली युद्ध नहीं लड़ेंगे। सिराजुद्दौला को लगेगा कि ये असली युद्ध हो रहा है, लेकिन हम नकली युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध शुरू होने के 10 मिनट के बाद मैं माने मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीतने की घोषणा कर देगा। बाद में हम दोनों मिलकर सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और समझौते के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा। तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां नकली युद्ध हुआ। 20 मिनट में फैसला हो गया। भारत की ओर से लड़ने वाले सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति अंग्रेजों से जाकर मिल गया। 20 मिनट में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध जीत गए। और बाद में वो सारे सैनिक जो भारत के थे लेकिन अंग्रेजों से मिल गए, उन्होंने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की हत्या कर दी, मीर कासिम को राजा बना दिया। बाद में मीर कासिम की हत्या कर दी और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल का राजा बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कत्ल खाना शुरू किया और उस कत्ल खाने में रोज की लगभग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब वो कत्ल खाने का साइज कितना बड़ा रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाय, उस जमाने में हाथ से काटी जाती थी। तो आप कल्पना करिए, एक कसाई एक दिन में 10 घंटे काम करे तो 3-4 से ज्यादा गाय नहीं काट सकता। इसका माने 32,000 गायों को काटने के लिए कितने कसाई रहे होंगे। अंग्रेजों ने उन सबको नौकरी पर रखा था और अंग्रेजों को गाय का मांस खाना है, इसलिए वो कत्ल खाना शुरू किया गया था। और उस कत्ल खाने में गाय का मांस उत्पन्न होकर अंग्रेजों के सैनिकों को उपलब्ध कराया जाता था। बंगाल में, कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगभग 50,000 सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे। पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्मी 50,000 थी। उनके प्रमुख अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे, क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। तो इन सब प्रमुख अधिकारियों को गाय का मांस चाहिए, उनके साथ जो सेना रहती थी उसको भी गाय का मांस चाहिए। इसके लिए ये पहला कत्ल खाना खोला गया था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना के हर स्थान के सैनिकों को गाय के मांस की मांग होने लगी, तो अंग्रेजों ने जहां जहां भी सेना थी वहीं वहीं कत्ल खाने खुलवा दिए। अगर आप भारत के कत्ल खानों का इतिहास ध्यान से समझें तो जहां जहां भी कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंट है, वहां सब जगह कत्ल खाने हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में सबसे बड़ा मिलिट्री कैंट है कलकत्ता में, सबसे बड़ा कत्ल खाना कलकत्ता में। उसके बाद पूर्वी भारत में ही एक दूसरा बड़ा कैंट है बैरकपुर में, दूसरा बहुत बड़ा कत्ल खाना बैरकपुर में। तीसरा है पटना में, तो कत्ल खाना पटना में। ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है मेरठ में और बहुत बड़ा कत्ल खाना है मेरठ में। ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ें
तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है रुड़की में, हरिद्वार के पास कत्ल खाना है रुड़की में। अंग्रेजों ने जहां भी अपनी आर्मी को रखा उन एरिया को मिलिट्री कैंटोनमेंट के नाम से घोषित किया और हर उस जगह एक कत्ल खाना होना कंपलसरी कर दिया। एक तो ये किया, एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दूसरा काम किया इन अंग्रेजों ने इस देश में। जहां भी अंग्रेजों की आर्मी रहेगी वहां एक कत्ल खाना रहेगा और कम से कम एक वैश्याघर होगा। ये भी उन्होंने नियम बनाया। कम से कम एक वैश्याघर होगा, चकला घर होगा, जिसको रेड लाइट एरिया आज की सभ्य भाषा में हम कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जहां भी मिलिट्री कैंट है सब जगह रेड लाइट एरिया है। मुंबई में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई में। कलकत्ता में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया कलकत्ता में। मेरठ में अंग्रेजों की आर्मी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मेरठ में। और अंग्रेजों का तर्क क्या था? वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक महीनों महीनों अपने घरों से दूर लंदन से आकर यहां रहते हैं, उनको अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए वैश्यावृत्ति को ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ट्रेड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। मैंने हिंदुस्तान के इस वैश्यावृत्ति के इतिहास पर थोड़ा काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से कि आखिरकार ये ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर प्रोस्टिट्यूशन कब से आया इस देश में। क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गणिकाएं हुआ करती थी, कोई वैश्या नहीं होती थी इस देश में। गणिका में और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर होता है। गणिका कौन होती है? जो ईश्वर के लिए नृत्य करती है और ईश्वर के ध्यान में ही मग्न रहती है। किसी आदमी के लिए नृत्य नहीं करती है, परिवार के लिए नहीं करती है, किसी भक्त के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करती है। तो गणिकाएं तो बहुत थी इस देश में, वैश्याएं नहीं हुआ करती थी। वैश्याओं को ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान में लाकर स्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। एक तो कत्ल खाने खुलवा गए, दूसरे वैश्याघर खुलवा गए। गांधी जी को इन दोनों से ही नफरत थी और गांधी जी बार बार अपने व्याख्यानों में बार बार कहते थे कि एक दिन के लिए मैं भी भारत का राजा अगर बन गया, एक दिन के लिए, तो कलम की नोक से ये सब काम एक दिन में कर दूं। पहला काम कत्ल खाने बंद करा दूं, दूसरे काम ये वैश्याघर बंद करा दूं, तीसरे काम भारत में शराबबंदी करा दूं, चौथे काम ऐसी लिस्ट बना रखी थी उन्होंने। लेकिन उस लिस्ट में शुरू में ये 3 काम थे। कत्ल खाने बंद करना सबसे पहला, दूसरा वैश्याघर बंद करना, तीसरा ये जो जगह जगह अंग्रेजों ने शुरू किया था तमाशा शराब का और जगह जगह पब्लिकली शराब पीना और लोगों के सामने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये बंद कराना। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंग्रेज गए, उन्होंने जो कत्ल खाने खोले थे वो अंग्रेजों के जाने के बाद और बढ़े। अंग्रेज गए, उन्होंने जितने वैश्याघर खोले थे इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद वो और बढ़े। अंग्रेज गए तो जितनी शराब छोड़कर गए थे उससे ज्यादा शराब इस देश में बढ़ी और अंग्रेजों से ज्यादा बेहूदगी तरीके से भारत की सरकार ने शराब को बढ़ावा दिया। गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है। पता नहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं मिली होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। यहां तो एक भी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन हर साल इस देश में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। हर साल इस देश में 2 अक्टूबर आता है। सरकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं। टीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। बापूजी को याद रखना चाहिए, बापूजी के सपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी के सपनों को जिंदा करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक तमाशा देखा इस देश में। महात्मा गांधी का दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। गांधी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह किया था अंग्रेजों की सरकार के नमक के टैक्स कानून को वापस कराने के लिए। उस सत्याग्रह में गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ और जब समुद्र के किनारे पहुंचे दांडी पर तो 1 कोटि से ज्यादा लोग उनके पीछे थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अंग्रेजों की सरकार ने भारत के नमक पर टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजी नमक को टैक्स फ्री कर दिया था। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी निकले थे और संकल्प लेकर निकले थे कि जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले जाते मैं साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। उनकी पत्नी के द्वारा पूछने पर श्रीमती कस्तूरबा जी ने पूछा
कि आप ये क्या कह रहे हैं, अंग्रेज अभी जाने वाले हैं क्या? तो गांधी जी ने और खराब शब्दों में कहा कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, पक्षियों की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाते। और वो निकल पड़े। दांडी सत्याग्रह सफल हुआ, अंग्रेजों ने नमक का टैक्स वापस लिया, लेकिन देश नहीं छोड़ा। तो गांधी जी साबरमती नहीं गए और पैदल भटकते भटकते वर्धा आ गए। वर्धा में एक कुटिया बना लिया और वहीं पर एक आश्रम स्थापित कर दिया। सौभाग्य से आज मैं उसी आश्रम में रहता हूं। गांधी जी के सपनों में ये जो सबसे पहला काम था, पशुओं का कत्ल रुकना, कारण क्या उसका? गांधी जी को एक बार पूछा गया था कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उत्तर बहुत सुंदर है। उनको जब पूछा गया कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जिंदा रह सकूं इसके लिए पशुओं को बचाना चाहता हूं। और उसको और आगे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं पशुओं को बचाकर उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं कि ये पशु जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। एक बार ऐसी तरह से उनको और प्रश्न पूछा गया कि आप पशुओं की जीव दया की, प्रेम की, करुणा की इतनी सब बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूं इसलिए। किसी ने पूछा आप तो सांप्रदायिकता कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर किसी को कहना है तो कहे मैं सनातनी हिंदू हूं। और 3 बार बोला इस बात को कि मैं सनातनी हिंदू हूं, जिसको जो समझना है समझे। तो पूछने वाला जानता नहीं था ये सनातनी हिंदू क्या होता है। तो गांधी जी को पूछ लिया ये सनातनी हिंदू की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मैं पुनर्जन्म में मानता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। बात वहीं पर खत्म हो गई। मैंने इस गांधी जी के स्टेटमेंट पे बहुत सोचा कि उन्होंने कहा क्या और इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है ना, बड़े लोग, महान लोग बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह जाते हैं। इसमें गांधी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था ये बात, अब समझ में आई है। गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं। सनातनी हिंदू कौन होता है? जो पुनर्जन्म में मानता है। इसका माने पूरा भारतवर्ष सनातनी हिंदू है, क्योंकि सारे भारतवासी पुनर्जन्म में मानते हैं। भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर्जन्म नहीं मानता हो। मैं हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इतना यात्रा कर चुका हूं कि लगभग 3 बार भारत की परिक्रमा के बराबर। और मैंने अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों से एक ही प्रश्न कई बार पूछा है गांधी जी को समझने के लिए, पुनर्जन्म में मानते हो? हाँ हाँ मानते हैं, लेकिन हमारी बाइबल नहीं कहती है। हम तो मानते हैं, बाइबल में नहीं है। एक बार मैं एक बहुत बड़े मौलाना अब्दुल वहीद खान से बात कर रहा था लखनऊ में। मैंने कहा आप पुनर्जन्म में मानते हैं? हाँ मानता तो हूं, लेकिन कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। तो मैंने कहा अब इसमें संकट है। अगर आप कुरान शरीफ को मानते हैं, कुरान शरीफ पुनर्जन्म को नहीं मानती है, तो आप पुनर्जन्म में कैसे मानते हैं? तो उसने कहा देखो यार, भारतीयता जाति नहीं है। अब इतनी बड़ी बात, भारतीयता जाति नहीं है। भले हम मजहब बदल लें, संप्रदाय बदल लें, भारतीयता नहीं जाती। फिर एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके संप्रदाय में, मजहब में ऐसे कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं? तो उन्होंने कहा शायद 90% होंगे। मैंने कहा आप गारंटी से कहते हैं? उसने कहा शायद 95% होंगे। फिर तीसरी बार कहा तो कहा 99% भी हो सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा हम कोई अरब देश से आए हुए थोड़ी हैं, हम तो यहीं के हैं। हजारों साल हमारे पुरखे तुम्हारे ही जैसे थे। किसी एक समय विशेष में किसी गलत काम के कारण या गलत प्रभाव के कारण हमने मजहब बदल लिया, तो भारतीयता थोड़ी चली गई है। फिर मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ लोगों से बुला दो जो भारतीय मुसलमान हैं। आजकल एक शब्द चल गया है ना, अमेरिकन इंडियन, है ना?
तो मैंने कहा चलो भारतीय मुसलमान है, उनसे मिलवा दो। उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया है, उनके घरों में मैं गया हूं, उनकी शादी ब्याह की पद्धतियों को मैंने देखा है, नामकरण की पद्धतियों को देखा है, उनके त्योहारों की रीति रिवाजों को देखा है। कहीं से नहीं लगता है कि वो अभारतीय हो गए। ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है कि उनका नाम बदल गया है और पूजा करने की पद्धति बदल गई है। तो क्या पूजा करने की पद्धति तो हम सनातनी हिंदुओं में भी विशिष्ट हैं। कोई मंदिर को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता ही नहीं है, कहता है कि देवी देवता होते नहीं है, मूर्ति कुछ। तो पूजा की पद्धति तो हम में भी बदली हुई है, उनमें भी बदली हुई है। तो क्या भारतीयता तो नहीं गई है? मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा खान साहब से कि अच्छा ये बताइए कत्ल खानों पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा वही जो महात्मा गांधी का, कत्ल खाने बंद होने चाहिए। मैंने पूछा क्यों बंद होने चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम जिंदा रह सके। मैंने कहा आप गांधी जी को अनुकरण कर रहे हैं या ईमानदारी से कह रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे भी समझ में आता है कि पशु जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हमारी औकात तो इन पशुओं से है, अगर ये चले गए तो हम तो नहीं रहने वाले हैं। फिर उनसे मैंने एक विशिष्ट बात पूछी जिसको पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। मैंने उनसे कहा आपने कभी गाय का मांस खाया? उसने कहा यार एक बार खाया था तो मेरी मां ने बहुत पिटाई किया था मेरा। मैंने पूछा कैसे, क्यों? उन्होंने कहा हमारे घर में सख्त पाबंदी है, आज भी हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। मैं पूछा अगर गलती से आ गया तो? बहुत सारा मांस आता है उसमें गाय का आ गया तो उन्होंने कहा पता चल जाए तो बर्तन को उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं, उस बर्तन को भी काम में नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर ये गाय की हत्या क्यों हो रही है? उन्होंने कहा ये तो अंग्रेजों की साजिश है जो आज तक गाय की हत्या हो रही है। उस दिन मेरी आंखें खुल गई और आंखें खुली तो इतनी खुली कि अब सब कुछ दिखाई दे रहा है स्पष्ट। इस घटना के पहले मैं मानता था कि भारत के बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो गाय का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद मेरी आंखें खुली और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज्यादा गाय का कत्ल भारत की सरकार कर रही है, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कई मुस्लिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूं जो गाय को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं। आप कभी आइए, गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में एक नहीं सैकड़ों मुसलमान नहीं हजारों हैं जो गाय पालन करते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं और बेचते हैं। आप राजस्थान में आइए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों जिलों में एक नहीं हजारों मुसलमान हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं और धंधा करते हैं। राजस्थान का एक इलाका है अलवर, मेवात क्षेत्र कहते हैं। पूरा मेवात क्षेत्र जो है ना मुस्लिम समाज के भाइयों से डोमिनेटेड है। वहां एक नहीं सैकड़ों मुस्लिम भाई हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध से दही बना के वैसा ही घी और बिजनेस करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटते। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने, जिसको हम दुर्भाग्य से विक्टोरिया कहते रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखा था 1894 में। अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था, उसका नाम था लैंसडाउन, गवर्नर था इस देश में। उसको एक चिट्ठी लिखा, विक्टोरिया ने चिट्ठी लिखा कि देखो हम भारत में जितने कत्ल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज्यादा गाय कटती है। ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री है, माने हम उसको पूजनीय मानते हैं, मातृ समान मानते हैं। हिंदुओं को पसंद नहीं है और वास्तव में मुसलमान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना। गाय तो हमारे लिए काटी जाती है, माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है। अब भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में। इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कत्ल खाने चल रहे हैं गाय काटने के लिए उनमें मुसलमानों की भर्ती कर दो और हिंदुओं को बताओ कि गाय देखो मुसलमान काट रहे हैं। तो हिंदुओं की भर्ती
नहीं, मुसलमानों की भर्ती कर दो, हिंदुओं को बताओ कि गाय मुसलमान काट रहे हैं, कट हमारे लिए रही है, काट रहे हैं मुसलमान, खाते नहीं है, हम खा रहे हैं, काट रहे हैं ये। हिंदुओं को जब ये पता चल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये विक्टोरिया की चिट्ठी है, लैंसडाउन को 1894 में लिखी गई। इस चिट्ठी से पढ़कर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में। पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। हम एक दूसरे को गाली देते रहें, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहें और अंग्रेज मजा करते रहें। इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये है। तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फंसाया, गाय को कटवाया और एक दो नहीं करोड़ों गाय को कटवाया इस देश में। एक कत्ल खाना जो कलकत्ता से शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत के हर कैंट एरिया में फैल गया। 350 कैंट एरिया अंग्रेजों ने स्थापित किए, 350 कत्ल खाने बना दिए। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्ल खानों के चलने से। उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज, आज तक जीवित है। 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांवों में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई थी। 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब ये आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे। और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काट रहे हैं। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई, उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ, रानी की इस चिट्ठी के बाद। और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ? आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया। और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के महात्मा गांधी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हाँ, और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं, जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए। तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो कई बार संसद सभ्य बने थे, माने खासदार बने थे। सोनीपत नाम का एक क्षेत्र है हरियाणा में, वहां से वो जीत कर आते थे और किसी राजकीय पक्ष के टिकट पर नहीं, अकेले जीत कर आते थे। महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाषण दिया करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे काम छोड़कर उनका भाषण सुना करते थे, क्योंकि वो सरकार की इतनी खिंचाई करते थे तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में, ये नेहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता था।
तो नेहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाषण सुनते। महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज अब चले गए, हमारी सरकार आ गई, अब गो हत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ। तो संसद में प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। महावीर त्यागी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीति थी हिंदू मुसलमानों को बांटने की गाय के प्रश्न पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए कि देखो असलियत ये है, कोई मुसलमान गाय का मांस ज्यादा नहीं खाता और कोई मुसलमान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता। ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बर्बाद करने की। तो ये चाल को समझकर मुस्लिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ, गोरक्षा होनी चाहिए। विधेयक आने का समय आया। विधेयक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम ये है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है, कौन किसके समर्थन में है। तो इस पर वोट का समय आया। वोट के समय में एक दिन पहले ये तय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सिमम एमपीज, सबसे ज्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में हैं और मुश्किल से कुछ एमपीज जिनकी संख्या 10 भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में हैं। तो 10 एक तरफ हैं, बाकी एक तरफ है। तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाहें नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे दोस्त संदीप ने नेहरू जी का कोट किया है। कई बार हमें धोखा हो जाता है, चेहरा कुछ होता है, असलियत कुछ होती है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने, बहुत गंभीर मामला है। वो अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रख दें तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला ये है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखी है जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री, कौन कौन मंत्री रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे। उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो ऑफिसर है, उसने लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का मुखौटा कुछ होता है, कार्य कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना है कि नेहरू जी आजादी के पहले भाषण दे रहे हैं कि कत्लखानों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे घिन आती है, 1 मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, चील कौए मंडराते हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है तो वही नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? कारण क्या है? इस पे खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधानमंत्री बनते इस्तीफा देने लगे। अब उस जमाने में होता क्या था, नेहरू जी की धमकी के इस्तीफा दे दूंगा तो पूरी पार्लियामेंट हिल गई महावीर त्यागी को छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर कभी चुन के नहीं आते थे। तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या होगा? नेहरू जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाएगी, पता नहीं दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आज भी होती है ना तकलीफ। अभी थोड़े दिन पहले एनडीए सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इस्तीफा दे दूंगा। देखा आपने कैसे तमाशा हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में? ऐसे ऐसे खासदार, बंदूक, तमंचा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि सोनिया गांधी हमारी वो प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वो वहां चले गए, वो वहां चले गए। किसी ने आत्महत्या किया क्या? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्महत्या किया क्या? राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक ही बात समझाने के लिए, मुखौटे कुछ होते हैं, चेहरे कुछ होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कह दी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। एक दिन बोलना, अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखबार वालों ने,
अखबार वाले सुना दें कि देखो तुमने बोला है, हाँ बोला है, तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के, ये पॉलिटिशियन से आप पूछिए। ये जो बीमारी है ना भारत में, नेहरू जी के समय से है, आज की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। और चूंकि ये बीमारी उस जमाने से है, इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस देश में। जब जब संसद में कोशिश हुई, कुछ न कुछ अड़ंगा इसी तरह का। एक और उदाहरण देता हूं। 1966 में, आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की ये घटना है, भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में। गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य थे। उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। स्वामी करपात्री जी महाराज, जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, गोरक्षा होनी ही चाहिए। लाखों साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसद को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, स्वामी करपात्री जी महाराज के थोड़े दिन पहले के आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीर्वाद मैंने दिया है, अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को। स्वामी जी को मालूम नहीं था, चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। अच्छा, विनोबा जी ने भी आशीर्वाद दिया था, आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी। उनके सामने जो टक्कर में थे ना, वो बहुत पावरफुल लीडर थे, निजलिंगप्पा, बहुत पावरफुल आदमी थे। पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। निजलिंगप्पा को अड़ंगी लगाकर श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया था, तो करपात्री जी ने भी दे दिया, विनोबा जी ने भी दे दिया। अब प्रधानमंत्री बनते ही याद दिलाया विनोबा जी ने, वो काम करो ना मेरा, वो हत्या बंद करने के लिए कानून लाओ। तो कहा बाबा अभी थोड़े दिन संभालने तो दो। तो बाबा ने कहा कितना दिन लगेगा संभालने में। तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया। सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई और एक नहीं सैकड़ों साधु उसमें मर गए। लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चली। उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवाकर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला, श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपाष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है। और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाष्टमी थी। ये सब हुआ लेकिन गो हत्या नहीं रुकी। विनोबा भावे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती गांधी को, वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए। इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाना पीना छोड़ दिया, जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्महत्या कर ली। इतने डिप्रेशन में गए विनोबा जी। और विनोबा जी बार बार एक प्रश्न पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी मांग है कि गाय का कत्ल बंद करा दो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, संसद के सब सदस्य मानते हैं, मेजॉरिटी संसद इसके साथ में है।
और उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल बंद हो जाए तो ये देवनार कत्ल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है, जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं, उस समय 11,000 कटते थे। छोटा सा प्रश्न था, नहीं हुआ और वो वहीं छूट गया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पे बाद में बहस होगी। मैं आपको ये सुनाकर क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ न कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर। मैं गया था कि आज देखें सांसद कौन किस समर्थन में है, कौन किस पक्ष में है। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनात वाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा, गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कत्ल करता है ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मामला कहां बिल्कुल होते होते फिर फिसल गया। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब तय हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति जीजी स्वेल खड़े हो गए कि मैं गाय का मांस खाता हूं, मेरा क्या होगा? तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा आप गाय का मांस खाते रहिए अपने घर में काट के, ये कत्ल खाने तो बंद होने दीजिए। आपको गाय का मांस खाना है, आप अपने घर में कत्ल करिए, काटिए उसे, खाइए। आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिए, खाइए। आपकी बीवी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए, खाते हुए, पड़ोसी भी देखें आपको काटते हुए, काटते हुए, और अगली बार आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बनना चाहता है। जवाब नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि इस तर्क में क्या बुराई है? आपको गाय का मांस खाना है, ठीक है, खाइए ना, घर में काटिए, खाइए। ये कत्ल खाने क्यों चाहिए आपको? ये तो आपके मांस की सप्लाई नहीं करते, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं सबका सब। आप खाना है तो घर में काट के खाइए। उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में 4 बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण, कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं, मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी स्वेल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण। हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है, या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती, या भारत की संसद में ऐसे कुछ लोग हैं, मित्रों के शब्दों में अगर कहें, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं।
तो हम ढूंढना शुरू करें, हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं। ढूंढें हम, कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें, ताकि ये गंभीर प्रश्न आज नहीं तो कल हल हो सके, क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्न को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस प्रश्न को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता, इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंभीर प्रश्न हल किए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रश्न था, बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ, एक लाइन खींची गई कि वो पाकिस्तान है, ये भारत है। चीन के साथ हमारा गंभीर प्रश्न हुआ सीमा विवाद पर, बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते थे तो हमने फैसला किया। ये भी प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की मान्यताओं से, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और हमारे संपूर्ण भारत के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी, गांधी जी के शब्दों में अगर कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, गांधी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूं, क्यों हूं? क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मानता हूं। जरा इसको खोलें, इसमें है क्या? दुनिया में भारतीयता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जो पुनर्जन्म में मानती हो। अभी आज की दुनिया में 4 बड़ी सभ्यताएं तो मौजूद हैं कम से कम, और इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई हैं। फिलहाल में 4 मौजूद हैं। एक है इस्लामिक सभ्यता, एक है ईसाईयत वाली सभ्यता, एक है जुडाइज्म वाली सभ्यता, यहूदीइज्म वाली, और एक है हमारी भारतीय सभ्यता। 4 तो पक्की है ही। फिर भारतीयता में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है, और बहुत सारे हैं। ऐसे ही ईसाईयत में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही जुडाइज्म में है। भारत की सभ्यता को छोड़कर इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी तीनों सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। वो मानते हैं कि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए उस सभ्यता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जन्म में करना है, क्योंकि आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे लेकिन भाग के चले गए अमेरिका, यूरोप। और वो कई बार मुझे कुतर्क करते रहते हैं। वो कहते हैं यार देखो हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है। अब वो हमारा अमेरिका बोलते हैं। हाँ, लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। जन्म भारत में लिया, हवा यहाँ की खाई, पानी यहाँ का पिया, मिट्टी में यहाँ खेले, भोजन यहाँ का किया, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजीनियरिंग किया, भाग गए अमेरिका। काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी एहसान करते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो गालियां देके चले जाते हैं। भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, भैंस घूमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं। ये कोई देश है रहने लायक? चलो हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। हाँ, और उनके माता पिता बेचारे पूरे साल इंतजार करते हैं हमारा बेटा आएगा आएगा। बेटा वहां से हाय हेलो कर देता है बस, और माताजी मरने को तैयार है, फिर भी कहता क्या करूं, प्लेन की टिकट नहीं मिल रही है, अभी अंतिम संस्कार कर देना किसी भी तरह से। तो वहां प्लेन की टिकट माताजी से बड़ी हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमेरिका चले गए, वो कभी कभी मुझे कुतर्क करते हैं, इस प्रश्न पे भी कुतर्क करते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि देखो भैया, ये अमेरिका की जो सभ्यता है वो ईसाईयत से संचालित है, यूरोप की सभ्यता वो भी इसी से संचालित है, थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइज्म है, और इस्लाम की तो अपनी सभ्यता है ही, इनमें से किसी में भी पुनर्जन्म नहीं है। तो वो मुझे तर्क पता है क्या देते हैं? वो कहते हैं देखो अमेरिका में हर चीज फास्ट हो जाती है, तुम्हारे देश में कोई भी चीज नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती। हमारे अमेरिका में तो एक फोन पे सब होता है, और हमारे यहाँ हर चीज फास्ट है। गाड़ी चलती है तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम्हारे यहाँ कल्पना होती है क्या? तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है, तेज है, वगैरह वगैरह। तब मैं उनको धीमे से कहता हूं तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है? क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं होता। आप इसको गंभीरता से सोचिए जरा। जिस जीवन में पुनर्जन्म नहीं है वहां क्या होगा? जो करना है इसी जन्म में करना है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा जन्म तो है नहीं।
तो जो करेंगे जल्दी करेंगे, तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसी में वो रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी जो बनती है किसी भी देश में वो मान्यता के हिसाब से बनती है। एक पहिया है, मान लीजिए, मूल तो वो है, बाकी उस पहिए को आप हवाई जहाज में लगा लीजिए, चाहे मोटर कार में लगा लीजिए, चाहे स्कूटर में लगा लीजिए या बैलगाड़ी में लगा लीजिए, है तो पहिया। अब वहां क्या है, जीवन एक ही बार है, बार बार मिलता नहीं है, जो करना है एक ही बार में करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जर्मन है, वो थोड़े दिन पहले आया था भारत। दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा, यार भारत देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो मैंने कहा तुमको क्या परेशानी है, बना लिया तो तुमको क्या परेशानी? अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जर्मनी ने भी तो बना लिया है, फ्रांस ने भी तो बना रखा है, ब्रिटेन ने भी तो बना रखा है। उसने कहा प्रॉब्लम यही है कि इनमें से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूं। तो मैंने कहा सो व्हाट, मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना। उसने कहा मैं नहीं मानता ना पुनर्जन्म होता है, तुम मानते हो इसलिए तुम तो दोबारा पैदा हो जाओगे, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरी चिंता है ये एटम बम। ये जो जल्दबाजी के लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि शांति से उन्हें इसी जन्म में सब कुछ भोगना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है, चाहे एड्स हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भोग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगला जन्म नहीं है। ये तो है यूरोप और अमेरिका। अब भारत में देखो, एक बार मैं एक गांव में गया, ये सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। बस्तर नाम का एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां मैं एक गांव में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दीक्षित है, मैं आपके गांव के किसानों से बात करना चाहता हूं। कहने लगे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा भारत देश में बहुत सारी तकलीफें हैं, इन विषयों पे बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ में आया तो तकलीफें दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा। तो उसने कहा तकलीफें दूर होने से क्या होगा? तो मैंने कहा आपको थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा वो तो अभी भी है मेरे पास, सुख और शांति दोनों है, आप क्यों परेशान हैं? मैं तो अभी भी सुख और शांति से ही हूं, परेशान तो आप हैं जो 1000 किलोमीटर यहां चल के आ गए मेरे गांव में, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। ये है भारतीयता। फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांति में? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनका क्या? तो उसने कहा अगले जन्म में हल करूंगा। जरूरी है कि सब इसी जन्म में करूं? मेरी एक आजी थी, वो अभी स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे रोज यही कहती थी तो इतना भाग भाग क्यों करता है, आज इस गांव में कल उस गांव में। तो मैंने कहा जल्दी भारत की समस्या हल होनी चाहिए। तो उसने कहा इसी जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगी, क्यों चिंता करता है इतनी? ये जो ब्रेन है ना, ये जो माइंड सेट है, ये पुनर्जन्म में से निकलता है। माने पुनर्जन्म में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज की जल्दी नहीं है, इसलिए गो हत्या भी अगले जन्म में रुक जाएगी, यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे। उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है, वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है? पुनर्जन्म क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई, पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या? अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेंढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेंढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर, कुछ भी हो सकते हैं। 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए
और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी। इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया। यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे, उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है, वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई, पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या, अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर कुछ भी हो सकते हैं। 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी। इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया, कोई किसी को ना मारे। अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है पुनर्जन्म की फिलॉसफी में से। फिर इसमें हमारे देश में बड़े ज्ञानी लोग आ गए, जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ज्ञानी आ गए जिनका नाम था महावीर स्वामी, तीर्थंकर हो गए। उन्होंने हमको ये ज्ञान दे दिया, उनको ज्ञान तो अद्भुत हो गया, केवल ज्ञान जिसकी कल्पना है। उनका केवल ज्ञान ये है कि ये जो 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, किसकी क्या भूमिका है, ये उनको मालूम है। और 14 वर्ष की उनकी जो तपस्या है वो इसी बात के लिए है कि ये सृष्टि है, प्रकृति है, इसमें कोई जीव है वो कहाँ क्या कर रहा है, दूसरा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सब क्या व्यवस्था है, ये उनको ज्ञान हुआ, तो वो केवल ज्ञान है। तो वो बोलकर चले गए कि देखो भाई, ये जीव प्रकृति बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है, इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनके जिंदा रहने से तुम जिंदा हो। तो उनका छोटे भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है। कई जीव ऐसे होते हैं ना जो आंख से दिखते हैं, कई नहीं दिखते हैं, तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जो दिख रहे हैं उनको तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जीवों की श्रेणियां बना दिया, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया। और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलॉसफी बना दिया कि इसको मारोगे तो ये पाप है, इसको मारोगे तो ये पाप है, वगैरह वगैरह। निकला सब पुनर्जन्म में से है। तो हम चूंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, हमारा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा, तो बैलेंस टूटेगा। तो इसमें से हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीप और डीपर होते चले गए। अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सूक्ष्म स्वरूप दोनों इस देश में विकसित होता चला गया। इसलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है, पशु हत्या की बात होती है, जीव हत्या की बात होती है। हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की मान्यता से हमने ये ग्रहण किया है। हमारा विचलन इसके लिए होता है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है।
फिर उनको यह समझा दिया गया है कि आप जब पुनर्जन्म मानते नहीं है तो पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो इसी जन्म के लिए है, तो खाओ मौज करो, भोग करो, खाओ पियो मौज करो। वो फिलॉसफी आई। तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको, पहले नाश कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित है। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम जब पुनर्जन्म में गए तो फिलॉसफी कहां तक गई? फिलॉसफी गई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए भी है, और तुम्हारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और पड़ोसी के लालच में मत फंसो। मां हृदय कस्य सिद्धनम, तो हमने बना दिया उसको। और यही फिलॉसफी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मुहावरों में, अनेक अनेक संप्रदायों में आई। मूल वो ये है। इसलिए हमको दिल में चोट होती है और गांधी जी को भी चोट होती है कि गाय का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा। भैंस का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भैंस बन गया तो मेरा भी होगा। और जब आप इस फिलॉसफी में आगे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे। जो भी इसको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं होगी। तो हमने टेक्नोलॉजी कैसी बनाई? बैलगाड़ी का पहिया बनाया, हवाई जहाज का नहीं, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया धीरे 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 रोटेट करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर प्रेशर कम डालती है, उससे जीवों की हत्या कम होती है। इसलिए बैलगाड़ी का पहिया बनाया। इसलिए नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं। पहिया हमने जब बना लिया तो हवाई जहाज का भी बना सकते थे, पहिया पहिया होता है, लेकिन हमने समझबूझकर बैलगाड़ी को चुना है क्योंकि इसमें न्यूनतम जीव हत्या होती है। हम किसी से पिछड़े हुए नहीं है, बहुत सोच समझकर हमने बैलगाड़ी को ऑप्शन में लिया है। दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, उनकी समझ यही है कि जो करना है इस जीवन में करना है, बाद में जीवन नहीं है तो हर चीज तेज करनी है, तो स्पीड के साथ करनी है। हवाई जहाज का पहिया बना लिया। अब हम कहां फंस गए हैं? उन्होंने जी हवाई जहाज का पहिया बना लिया इसलिए वो फॉरवर्ड है, हमने बैलगाड़ी का पहिया बना लिया, हम बैकवर्ड है। ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुष्चक्र है। दुनिया में कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजें तय होती हैं। हम जब ये कहते हैं ना अमेरिका वाले फॉरवर्ड हैं हम बैकवर्ड हैं, तो हम कभी भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई, उनके यहां भी सुनामी आ गया, कैटरीना उसका नाम, और थोड़े दिन पहले आया रीटा। दो पानी के बड़े जलजले आए उनके यहां। कैटरीना ने अमेरिका के 3 राज्यों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना है। 3 राज्यों का सफाया हुआ, लाखों लोग बर्बाद हुए, घर टूट गए, सब कुछ होगा, सड़क पे आ गए। फिर आपने ये भी सुना होगा 5 दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमारे यहां हो जाए तो उस पर गाना गाने लगते हैं। अमेरिका की सरकार ने 5 दिन तक लाखों लोगों की खबर सुध क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ब्लैक्स थे, काले लोग हैं। जिन राज्यों में ये कैटरीना आया वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? प्रश्न ही नहीं है पुनर्जन्म का, चिंता क्यों होनी चाहिए? जिनके यहां पुनर्जन्म का प्रश्न होगा ना, उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होकर पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा। जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते हैं। वो कहता है ये आखिरी जीवन है, जो करना है इसी में करना है, उसको चिंता नहीं है। सारी दुनिया के अखबारों में लेख लिखे गए और कहा गया कि अमेरिका अपने को बहुत बड़ा 30 मार्खा कहता है और
जनहित का रक्षक कहता है, लेकिन अपनी जनता के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? 5 दिन तक ना पुलिस भेजी, ना सेना भेजी, ना कुछ भेजा, ना सामान भेजा, लोग बेचारे ठिठुरते रहे, सड़क पे मरते रहे। और जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है, उन सब लोगों ने एक दूसरों को जमकर लूटा, एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जमकर बलात्कार किए, एक दूसरे की जेबें काटी, एक दूसरे के घरों में घुस के सामान लेके आ गए। भयंकर लूटमार अमेरिका में चलती रही 7 दिन तक। फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तब उसने आर्मी भेजी वहां, लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में 3 दिन और लग गया। माने 10 दिन तक अमेरिका में जमकर तांडव हुआ और जलजले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा, एक दूसरे को लूटा, एक दूसरे के साथ बलात्कार किए, घरों में आग लगाई, सब कुछ हुआ। ये है सभ्यता। अभी भारत की बात करता हूं। भारत में भी सुनामी आया था और हमारे